नमस्ते दोस्तों, हमारे इस खास पॉडकास्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह हम सबकी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और वह विषय है हमारा काम, हमारा कार्यस्थल और हमारे काम करने का मनोविज्ञान। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने काम में इतने सफल और संतुष्ट क्यों होते हैं, जबकि कुछ लोग हमेशा थकान और तनाव महसूस करते हैं? क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपके ऑफिस की कुर्सी, वहां की रोशनी, दीवारों का रंग या फिर वहां बजने वाला हल्का संगीत आपके काम करने की क्षमता को कैसे प्रभावित करता है? आज हम इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशेंगे लेखिका दाओ थी ओन्ह की एक बहुत ही बेहतरीन और ज्ञानवर्धक किताब के जरिए, जिसका नाम है कार्य मनोविज्ञान यानी वर्क साइकोलॉजी। यह किताब हमें बताती है कि कैसे इंसान, मशीन और काम करने का माहौल एक साथ मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो हमारी सफलता और हमारी सेहत दोनों को तय करता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर काम या श्रम है क्या? हम सब रोज काम पर जाते हैं, लेकिन मनोविज्ञान की नजर में काम सिर्फ शारीरिक मेहनत नहीं है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स जैसे महान विचारकों ने कहा था कि श्रम ही वह पहली बुनियादी शर्त है जिसने मानव जीवन को आकार दिया है। काम ने ही इंसान को इंसान बनाया है। काम हमेशा एक उद्देश्य के साथ किया जाता है। जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में पहले से ही उसके नतीजे की एक तस्वीर होती है। कार्य मनोविज्ञान इसी बात का अध्ययन करता है कि काम करते समय इंसान के दिमाग में क्या चलता है, उसकी प्रेरणा क्या होती है और वह किन मानसिक और शारीरिक प्रक्रियाओं से गुजरता है। इतिहास पर नजर डालें तो 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रेडरिक टेलर और गिलब्रेथ जैसे लोगों ने काम को वैज्ञानिक नजरिए से देखना शुरू किया। टेलर ने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर समय और गति का अध्ययन किया, जिससे यह पता चला कि फालतू के शारीरिक मूवमेंट्स को रोककर कैसे कम समय में ज्यादा काम किया जा सकता है। उन्होंने देखा कि काम के तरीके में थोड़े से बदलाव से ही भारी सामान उठाने का काम 8 घंटे की बजाय 3 घंटे में होने लगा। यह एक बहुत बड़ी क्रांति थी। लेकिन बाद में मनोवैज्ञानिकों ने महसूस किया कि इंसान सिर्फ एक मशीन नहीं है। इंसान की भावनाएं, उसकी सोच, उसकी थकान और उसके आसपास का माहौल भी बहुत मायने रखता है। यहीं से कार्य मनोविज्ञान का दायरा बढ़ा और एर्गोनॉमिक्स यानी मानव इंजीनियरिंग का जन्म हुआ। दोस्तों, इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इंसानमशीन पर्यावरण का सिस्टम। जब आप अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं या कोई मजदूर कारखाने में मशीन चला रहा होता है, तो वह अकेला नहीं होता, वह एक सिस्टम का हिस्सा होता है। इस सिस्टम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इंसान और मशीन के बीच का तालमेल कैसा है। मान लीजिए कि एक मशीन बहुत ही एडवांस है और वह 99% भरोसेमंद है, और उसे चलाने वाला इंसान भी 99% सटीक काम करता है। तो क्या पूरा सिस्टम 100% सही होगा? नहीं। सिस्टम की कुल विश्वसनीयता इन दोनों के गुणनफल पर निर्भर करेगी, जो कि और भी कम हो जाएगी। इसीलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमें मशीन को इंसान के हिसाब से डिजाइन करना चाहिए, न कि इंसान को मशीन के हिसाब से ढलने के लिए मजबूर करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि हम इंसान को उसके काम के अनुकूल कैसे बनाएं? इसके लिए सबसे जरूरी कदम है सही करियर का चुनाव और व्यावसायिक मार्गदर्शन।
हम में से बहुत से लोग सिर्फ इसलिए कोई पेशा चुन लेते हैं क्योंकि हमारे दोस्तों ने वह चुना है या समाज में उस पेशे की बहुत इज्जत है। लेकिन यह तरीका बिल्कुल गलत है। सही पेशा चुनने के लिए 3 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, आपकी अपनी क्षमता और रुचि क्या है। दूसरा, उस पेशे की जरूरतें क्या हैं। और तीसरा, समाज या बाजार में उस पेशे की कितनी मांग है। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, तभी इंसान अपने काम में अपना 100% दे पाता है। जब कोई व्यक्ति सही काम चुन लेता है, तो बारी आती है उसे ट्रेनिंग देने की और कौशल यानी स्किल्स विकसित करने की। कोई भी काम जब हम बार बार करते हैं, तो वह हमारी आदत बन जाता है और उसे हम स्वचालित या ऑटोमेटिक तरीके से करने लगते हैं। जैसे जब आप पहली बार साइकिल या कार चलाना सीखते हैं, तो आपका पूरा ध्यान क्लच, ब्रेक और स्टीयरिंग पर होता है। लेकिन जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं, तो आप बिना सोचे ही सही समय पर ब्रेक लगा देते हैं। कार्य मनोविज्ञान में इसे ही कौशल का निर्माण कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ इंसान को काम के लायक बनाने पर खत्म नहीं होती। काम को भी इंसान के लायक बनाना पड़ता है और यहीं पर एर्गोनॉमिक्स का जादू काम आता है। जरा सोचिए, आप एक कार चला रहे हैं और अचानक सामने कोई खतरा आ जाता है। आप तुरंत ब्रेक दबाते हैं। आपका ब्रेक दबाना एक शारीरिक क्रिया है, लेकिन यह क्रिया कितनी जल्दी और कितनी सटीकता से होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि ब्रेक का पेडल कहाँ लगा है, उसका आकार क्या है और उसे दबाने में कितनी ताकत लगती है। इसीलिए मशीनों के कंट्रोल पैनल्स, बटन, लीवर और स्टीयरिंग व्हील को इंसान की शारीरिक बनावट यानी एंथ्रोपोमेट्री के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। किताब में बताया गया है कि हाथ से दबाए जाने वाले बटनों का आकार हमारी उंगलियों के पोरों से बड़ा होना चाहिए। अगर कोई बटन पैर से दबाना है, तो उसका व्यास बड़ा होना चाहिए ताकि पैर में दर्द न हो। इसी तरह मशीनों में जो मीटर और डायल लगे होते हैं, उनका डिजाइन भी बहुत अहम होता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ मीटरों में सुई घूमती है और नंबर एक जगह स्थिर रहते हैं, जबकि कुछ में सुई स्थिर रहती है और नंबरों वाला डायल घूमता है। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अगर आपको सिर्फ 1 सेकंड के लिए किसी मीटर को देखकर जानकारी लेनी है, तो सुई घूमने वाला मीटर ज्यादा बेहतर होता है। और हाँ, सुई कभी भी नंबरों को ढकनी नहीं चाहिए, वरना पढ़ने में गलती हो सकती है। इसके अलावा इंसान के काम करने की मुद्रा यानी पोस्चर का भी काम की क्वालिटी पर बहुत असर पड़ता है। अगर मशीन का डिजाइन ऐसा है कि काम करने वाले को बार बार झुकना पड़े, तो उसकी रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ेगा और वह जल्दी थक जाएगा। इसलिए काम करने की मेज या मशीन की ऊंचाई इंसान की कोहनी के स्तर के आसपास होनी चाहिए। बैठने की मुद्रा सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें शरीर का संतुलन बना रहता है और कम ऊर्जा खर्च होती है। लेकिन अगर काम ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा शारीरिक हलचल की जरूरत है, तो खड़े होकर काम करना बेहतर होता है। कई जगहों पर खड़े होने और बैठने का मिलाजुला सिस्टम अपनाया जाता है, जो सबसे ज्यादा असरदार साबित होता है। अब बात करते हैं हमारे आसपास के भौतिक पर्यावरण की, जो हमारे काम को चुपचाप लेकिन बहुत गहराई से प्रभावित करता है। इसमें सबसे पहले आती है रोशनी। हम जो भी जानकारी ग्रहण करते हैं, उसका 80 से 90% हिस्सा हमारी आंखों के जरिए आता है। अगर कार्यस्थल पर रोशनी कम होगी, तो आंखों पर जोर पड़ेगा, गलतियां होंगी और थकान जल्दी आएगी।
वहीं अगर रोशनी बहुत ज्यादा या चकाचौंध करने वाली होगी तो भी परेशानी होगी। किताब में अलग अलग कामों के लिए रोशनी का स्तर बताया गया है। जैसे बारीक काम या सिलाई के लिए 5000 लक्स रोशनी चाहिए, सामान्य डेस्क वर्क के लिए 1000 लक्स और सिर्फ पढ़ने के लिए 250 लक्स रोशनी काफी होती है। रोशनी के साथ साथ रंगों का मनोविज्ञान भी बहुत दिलचस्प है। रंग हमारे मूड और हमारी भावनाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। लाल, पीला और नारंगी जैसे रंग गर्म रंग कहलाते हैं। ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं और हमें उत्तेजित करते हैं। दूसरी ओर नीला और हरा जैसे रंग ठंडे रंग होते हैं जो हमें शांत करते हैं। कारखानों में मशीनों को पेंट करते समय इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। खतरनाक हिस्सों को लाल रंग से रंगा जाता है ताकि वे तुरंत ध्यान खींचें, जबकि मशीन के बाकी हिस्से को हल्के हरे या नीले रंग से रंगा जाता है ताकि आंखों को सुकून मिले। क्या आप जानते हैं कि एक ही वजन के दो बक्से अगर अलग अलग रंग के हों तो गहरे रंग वाला बक्सा हल्के रंग वाले बक्से से ज्यादा भारी महसूस होता है। यह हमारे दिमाग का एक भ्रम है जिसे रंग पैदा करते हैं। इसी तरह दीवारों का रंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। छत को सफेद या हल्के रंग का होना चाहिए ताकि वह 80% रोशनी को रिफ्लेक्ट करे, जबकि फर्श का रंग थोड़ा गहरा होना चाहिए। कार्यस्थल के पर्यावरण में शोर एक बहुत बड़ा विलेन है। 90 डेसिबल से ज्यादा का शोर न सिर्फ हमारे कानों को खराब कर सकता है बल्कि यह हमारी एकाग्रता को भी भंग करता है। जो काम दिमागी होते हैं उन पर शोर का बहुत बुरा असर पड़ता है। अचानक आने वाला शोर लगातार आने वाले शोर से ज्यादा खतरनाक होता है। शोर को कम करने के लिए मशीनों के नीचे रबर या शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाने चाहिए और दीवारों को साउंड प्रूफ बनाया जाना चाहिए। लेकिन क्या हर तरह की आवाज बुरी होती है? बिल्कुल नहीं। यहां एंट्री होती है फंक्शनल म्यूजिक यानी कार्यात्मक संगीत की। अगर कोई मजदूर कारखाने में ऐसा काम कर रहा है जो बहुत ही उबाऊ और एकरस है, जैसे दिन भर एक ही तरह के पुर्जे जोड़ना, तो वह बहुत जल्दी बोर हो जाएगा। ऐसे माहौल में अगर हल्का और खुशनुमा संगीत बजाया जाए तो मजदूर की थकान कम होती है और उत्पादन 10 से 30% तक बढ़ सकता है। लेकिन ध्यान रहे, काम के दौरान ऐसा संगीत नहीं बजाना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा बोल या शब्द हों, क्योंकि इससे इंसान का ध्यान काम से हटकर गानों के शब्दों पर चला जाता है। संगीत को लगातार बजाने की बजाय बीच बीच में रुक रुक कर बजाना ज्यादा फायदेमंद होता है। काम की शुरुआत में थोड़ा तेज और उत्साह बढ़ाने वाला संगीत होना चाहिए। बीच में हल्का और शिफ्ट खत्म होने से पहले फिर से तरोताजा करने वाला संगीत बजाना चाहिए। दोस्तों, भौतिक पर्यावरण के अलावा एक और पर्यावरण होता है जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, और वह है सामाजिक पर्यावरण। आप चाहे कितनी भी अच्छी और वातानुकूलित जगह पर काम कर रहे हों, अगर आपके बॉस का व्यवहार अच्छा नहीं है या आपके सहकर्मियों के साथ आपके रिश्ते खराब हैं, तो आप कभी भी अपने काम में 100% नहीं दे पाएंगे। एल्टन मेयो नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने अपने मशहूर हॉथोर्न प्रयोगों में यह साबित किया था कि कर्मचारियों का उत्पादन सिर्फ रोशनी या वेतन पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि उनके समूह का सामाजिक माहौल कैसा है। एक कार्यस्थल पर कई छोटे छोटे समूह बन जाते हैं। इन समूहों का एक नेता होता है। नेतृत्व के 3 मुख्य तरीके होते हैं: निरंकुश यानी तानाशाही, लोकतांत्रिक और स्वतंत्र।
शोध बताते हैं कि लोकतांत्रिक नेतृत्व सबसे अच्छा होता है, जिसमें बॉस अपने कर्मचारियों की राय लेता है और उन्हें फैसले लेने में शामिल करता है। जब कर्मचारियों को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, तो उनका मनोबल बढ़ता है और वे ज्यादा मन लगाकर काम करते हैं। काम की जगह पर आपसी विश्वास, सहयोग और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव उत्पादन को कई गुना बढ़ा सकता है। अब हम इस पॉडकास्ट के सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो है थकान, उबाऊपन और कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाएं। आज के मशीनी युग में बहुत से काम ऐसे हो गए हैं जिनमें इंसान को सिर्फ एक छोटा सा शारीरिक मूवमेंट बार बार करना होता है। मान लीजिए एक वर्कर को हर 30 सेकंड में एक ही पुर्जा कसना है। यह एक रास्ता या मोनोटनी पैदा करता है। एक रास्ता से दिमाग के एक ही हिस्से पर बार बार जोर पड़ता है, जिससे वह हिस्सा काम करना बंद करने लगता है या सुन्न पड़ने लगता है। इससे इंसान को नींद आने लगती है और काम में उसका मन नहीं लगता। इसे दूर करने के लिए कंपनियों को जॉब रोटेशन लागू करना चाहिए, यानी कुछ समय बाद वर्कर को कोई दूसरा काम दे देना चाहिए। इसके अलावा काम की गति को बीच बीच में बदलते रहना और छोटे छोटे ब्रेक देना भी बहुत फायदेमंद होता है। थकान एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली है। जब हमारा शरीर या दिमाग अपनी सीमा तक पहुंच जाता है, तो थकान हमें रुकने का संकेत देती है। कार्यक्षमता का एक ग्राफ होता है। जब हम सुबह काम शुरू करते हैं, तो पहले कुछ समय हमें काम की लय पकड़ने में लगता है। इसे वार्म अप पीरियड कहते हैं। इसके बाद हमारी कार्यक्षमता अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है और काफी देर तक स्थिर रहती है। लेकिन कुछ घंटों के बाद थकान हावी होने लगती है और हमारी क्षमता गिरने लगती है। इस गिरावट को रोकने का सबसे वैज्ञानिक तरीका है आराम का ब्रेक या रेस्ट पॉज। ब्रेक कब और कितना लंबा होना चाहिए, यह काम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर काम बहुत भारी और शारीरिक है, तो हर घंटे में 10 मिनट का ब्रेक जरूरी है। अगर काम हल्का लेकिन उबाऊ है, तो 5 मिनट का ब्रेक काफी है। लंच ब्रेक हमेशा शिफ्ट के बिल्कुल बीच में होना चाहिए और यह कम से कम 50 मिनट का होना चाहिए, ताकि शरीर को भोजन पचाने और आराम करने का पूरा मौका मिले। सही समय पर लिया गया छोटा सा ब्रेक भी पूरे दिन की थकान को दूर कर सकता है और उत्पादन को गिरने से बचा सकता है। आखिर में हमें कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटनाओं और सुरक्षा के मुद्दे पर बात करनी चाहिए। दुनिया भर में हर साल करोड़ों लोग काम के दौरान दुर्घटना का शिकार होते हैं। लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन क्या ये दुर्घटनाएं सिर्फ बुरी किस्मत का नतीजा होती हैं? मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी दुर्घटना के पीछे इंसान और मशीन दोनों की खामियां हो सकती हैं। कई बार मशीन का डिजाइन ही ऐसा होता है कि वह इंसान को गलती करने पर मजबूर कर देता है। लेकिन कई बार दुर्घटनाएं मानवीय भूलों, लापरवाही या थकान के कारण होती हैं। आंकड़े बताते हैं कि युवा और कम अनुभव वाले कर्मचारियों के साथ दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास तो बहुत होता है, लेकिन खतरों को भांपने का तजुर्बा कम होता है। इसके अलावा जो लोग शराब या किसी नशे का सेवन करते हैं, उनकी सजगता कम हो जाती है और वे ज्यादा दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। समय का भी दुर्घटनाओं से गहरा नाता है। देखा गया है कि दुर्घटनाएं अक्सर लंच ब्रेक से
ठीक पहले या शिफ्ट खत्म होने के ठीक पहले होती हैं, क्योंकि उस वक्त थकान अपने चरम पर होती है और इंसान का ध्यान काम से हटने लगता है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सिर्फ चेतावनी वाले बोर्ड लगा देना काफी नहीं है। कर्मचारियों को सही ट्रेनिंग देना, उन्हें खतरों के प्रति जागरूक करना और सुरक्षा उपकरणों का सही इस्तेमाल सिखाना बहुत जरूरी है। साथ ही काम के माहौल को तनाव मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि जब इंसान मानसिक रूप से परेशान होता है तो वह ज्यादा गलतियां करता है। तो दोस्तों, दाओ थी ओन्ह की किताब कार्य मनोविज्ञान का यह सफर हमें यह सिखाता है कि कार्यस्थल सिर्फ ईंट और सीमेंट की इमारत या मशीनों का जंजाल नहीं है। यह जीता जागता एक ऐसा पर्यावरण है जहां इंसान का शरीर और उसका दिमाग लगातार काम कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे कारखाने, हमारे ऑफिस और हमारे उद्योग तरक्की करें, तो हमें मशीनों से ज्यादा इंसानों के मनोविज्ञान को समझना होगा। हमें काम को इंसान की सहूलियत के हिसाब से ढालना होगा, उसे सही रोशनी, सही रंग, उचित आराम और एक सकारात्मक सामाजिक माहौल देना होगा। जब इंसान खुश रहेगा, सुरक्षित महसूस करेगा और उसे काम में सम्मान मिलेगा, तो सफलता अपने आप कदम चूमेगी। उम्मीद है कि इस एपिसोड से आपको कार्य मनोविज्ञान के बारे में बहुत कुछ नया और रोचक सीखने को मिला होगा। चाहे आप किसी कंपनी के मालिक हों, मैनेजर हों या एक कर्मचारी, इन वैज्ञानिक बातों को अपने काम में अपनाकर आप अपनी और अपने साथियों की जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको हमारा यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इसका फायदा उठा सकें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपने काम में आगे बढ़ते रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। नमस्कार।